तो आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, कितनी इसके लिए तैयारी करनी चाहिए? आप तो हिंदी मीडियम से रहे हैं। जी, जी। आपको वाकई लगता है भाषा कोई बाध्यता रही है? घर पे सबसे पहले किसे फोन करके बताया? सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्स जुड़े हैं जो अपनी सफलता की कहानी आपसे साझा करेंगे। नाम है पवन पटेल। पवन यूपीपीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुए हैं और संस्कृति आईएएस के अध्यापकों से इनका पुराना नाता है। पवन, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। मैं अपनी ओर से भी और पूरी संस्कृति आईएएस परिवार की तरफ से आपकी सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। जी, धन्यवाद। पवन, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, अकादमी की तरफ आएंगे। उससे पहले मैं आपके निजी जीवन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ उस विचार के बारे में कि कब वो वक्त था जब आपको लगा कि आपके अंदर एक अधिकारी छुपा हुआ है, आपको सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। सिविल सर्विसेज में मेरा आने का विचार प्रथमतया जब मैं स्नातक में के दौरान ही आया। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, उसी वक्त मेरे मन में आ गया था कि मुझे सिविल सेवा के क्षेत्र में जाना है। किंतु मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहीं कि मुझे लगा कि पहले कोई जॉब हाथ में एक होनी चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए व्यक्ति को। उसके बाद में, क्योंकि ये बहुत अनिश्चितता का क्षेत्र है और इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है कि हमें कितना समय इसमें लगता है। तो मैंने सबसे पहले एक अपने लिए एक जॉब का विकल्प खोजा और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के में एज नौकरी की। अच्छा जी जी। आप ऑलरेडी चयनित वहाँ थे। जी जी। कितना कठिन होता है कि एक जगह आप अच्छे सर्विस में आप थे ऑलरेडी, फिर उसे आपने छोड़ा, फिर आपने तय किया कि इससे आगे निकलना है, तो कितना मुश्किल होता है किसी प्राप्त किए हुए चीज़ को छोड़ पाना? चूँकि मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्नातक के दौरान ही मेरा मन हो चुका था कि मुझे सिविल सेवा के क्षेत्र में ही जाना है। और चूँकि ये बैंक का सर्विस मेरा उसका विकल्प अपनाने का कोई केवल अस्थाई एक प्रयोग था, कह सकते हैं आप। और मुझे फाइनली रूप से तो मुझे सिविल सेवा के क्षेत्र में ही जाना था। हालांकि उस नौकरी को चुनने के कारण एक व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। और जो 3 साल की जर्नी में करीब बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो कि मैंने 2015 से 2017 तक मैंने की, तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक पब्लिक इंटरेक्शन और एक जिम्मेदारी भरा, कैसे आप कोई काम, अगर आपको जिम्मेदारी भरा काम लेना है तो आप कैसे उसको पूरा फुलफिल करते हैं। और इन्हीं वही 2 से 3 वर्षों में सिविल सर्विस में मतलब जाने का एक डिसीजन लिया। किस पद पर थे आप बैंक में? बैंक में मैं एज ए कैशियर था, बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर था। तो जब आपने यह निर्णय लिया कि आपको बैंक की नौकरी छोड़नी है और सिविल सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ना है, घर पे सबसे पहले किसे फ़ोन करके बताए थे? हालांकि ये डिसीजन एक दिन का नहीं था। इस डिसीजन के लिए एक जिस तरह गोलमेज वार्ताएं हुई थी काफ़ी दिनों तक, उसी तरह मेरी भी वार्ताएं, मेरे एक बड़े भैया हैं, वो इस समय यूएसए में है और हम दोनों का बहुत अच्छा ही मतलब बॉन्डिंग है। तो इसके लिए कम से कम हमने 2 से 3 महीने इसके लिए मतलब चर्चाएं की कि मतलब ये डिसीजन कैसा रहेगा और इसकी जोखिम क्या हो सकते हैं इन केस मैं जो जॉब छोड़ता हूँ, एक सिक्योर जॉब। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समय सरकारी जॉब में होना कितना ही ज़्यादा मतलब गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में वो भी कितना एक सामाजिक प्रतिष्ठा की बात होती है। और इतना अनिश्चितता है कि अगर आप जॉब छोड़ देते फिर कब मिलेगी, कितना नहीं, और उम्र भी आपकी जा रही है। तो इस चीज़ों का जोखिम का मूल्यांकन करते करीब 2 से 3 महीने का मुझे समय लगा, जिसमें मेरे बड़े भैया ने काफ़ी मुझे इसमें हेल्प किया। और हाँ, तो सबसे पहले उन्हीं का डिसीजन था और फाइनली मुझे भी अपने ऊपर विश्वास था कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कुछ अच्छा करूँगा। आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था इस पर? पिताजी का रिएक्शन कुछ ये था कि उन्हें, चूँकि मेरे ऊपर विश्वास था सबको, ये था कि अगर ये व्यक्ति या ये बच्चा मेरा कुछ भी डिसीजन ले रहा होगा तो कुछ अच्छा ही ले रहा होगा और सोच समझ के ले रहा होगा। एक चीज़ बताइए पवन, आप ऑलरेडी एक सर्विस में हैं, वह भी एक सरकारी नौकरी है, वहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी पब्लिक की सेवा ही कर रहे हैं आप, लेकिन आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते थे और आप कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन के समय से ही आपने ये सोचा था। ऐसी क्या बात है सिविल सर्विसेज में कि युवा, जो आज के युवा हैं,
बहुत शुरुआती दिनों से हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन में थे, इस सर्विस की तरफ इनका खिंचाव हो जाता है, इधर चले आते हैं? क्या खास बात है कि बाकी नौकरी से सिविल सर्विसेज अलग हो जाती जैसा कि आपने पूछा कि क्यों आना चाहते हैं सिविल सेवा में, देखिए इसके मैं 2-3 कारण बताना चाहूँगा मुख्य रूप से। पहला तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा हूँ और आप तो जानते ही होंगे कि उत्तर भारत में विशेषकर यूपी बिहार जैसे राज्यों में ऐसा एक सोशल प्रतिष्ठा का सूचक या मानक कह सकते हैं बिल्कुल। आपकी सिविल सेवा में कोई व्यक्ति है, और भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में सिविल सेवा में आने का एक अलग ही लोगों में एक मन में रहता है कि अच्छा सिविल सेवा में व्यक्ति का चयन हुआ है। एक तो ये हो गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप कि एक प्लेटफॉर्म देता है। अगर आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो आप चाहते हैं कुछ समाज पे एक बृहद रूप से लोगों को प्रभावित करें और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ रिस्क लेने की क्षमताएं हैं, तो आप सिविल सेवा में जाके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि वो आपकी जो चीज़ें हैं आप ही तक सीमित ना रहकर वो एक समाज के एक व्यापक रूप को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करें। और एक कारण तो और है कि सिविल सेवा में आपको ऐसे कुछ पावर्स या मिले होते हैं जिससे आप किसी के जीवन में तत्काल चेंज कर सकते हैं कि आप इसका पर जो प्रभाव पड़ता है निर्णय क्षमता का, ये उसके जीवन में तुरंत दिखता है, तत्क्षण प्रभाव दिख जी जाता है जी पुलिस विभाग का। जी और आप तो डीएसपी बने ही हैं, तो आपको ये मौका तो आप लगेगा ही। जी बिल्कुल। कितने प्रयास में आपने ये सफलता हासिल की? सर मेरा ये 5वां प्रयास था और प्रथम प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 2019 में मेरा दूसरा प्रयास था जिसमें मैं मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोविड का दौर चल रहा था और थोड़ा सा पढ़ाई भी प्रभावित हुई और बहुत सारी कुछ कमियां थी जिसके कारण नहीं हो पाया। हालांकि मैंने 20 में उनको सुधारा और मेरा प्रथम इंटरव्यू 2020 में मैंने दिया, क्योंकि कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद ये मेरा लगातार तीसरा इंटरव्यू था। पहले प्रयास में जो आप कहें कि प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए जी और 5वें प्रयास में आप सिलेक्शन ले लिए हैं, तो पहले प्रयास से लेके 5वें प्रयास तक आपने किन किन गलतियों में सुधार किया? जी, पहले प्रयास में चूँकि प्रीलिम्स में मेरा नहीं हुआ था, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने अपनी फैक्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया, और जैसे कि मैंने मोस्टली बुक्स पढ़ ही चुका था, तो मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार रिवाइज किया, जिससे मेरे फैक्ट्स पे मजबूती बनी और मेरा प्रीलिम्स लगभग उसके बाद कभी रुका नहीं और एक अच्छा स्कोर प्रीलिम्स में रहा ठीक ठाक, और ये बढ़ता ही गया क्योंकि मैंने पीवाईक्यू और फैक्ट पे पकड़ मजबूत बनाए रखी। और सेकंड में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मेंस की मैंने आंसर राइटिंग तो विशेषकर नहीं की, किंतु मैंने इसके लिए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग पे ध्यान दिया। कि जनरल आंसर के कंटेंट होते हुए भी मेरे आंसर अगर मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका विशेष कारण है कि मैंने फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, और मैंने फॉर्मेटिंग में काम किया। और जब आप किसी चीज़ पे लगे होते हैं और लगातार इम्प्रूवमेंट करते होते हैं, तो स्वाभाविक है आप उसका अंतर दिखता है, और फाइनली मेरा अंतर ये मेरा 5वें प्रयास में दिखा, जो कि मेरा इम्प्रूवमेंट 5वें प्रयास में सफलता के रूप में दिखा। तो कितना साल लग गया इसमें आपके जीवन का? करीब 5 वर्ष से अधिक समय का लग गया। तो इतना धैर्य जो है आप लाते कहाँ से हैं? धैर्य सर अपने व्यक्ति विशेष के अंदर ही मतलब पैदा करना पड़ता है। एक तो कॉन्फिडेंस होता है, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आपके अंदर कुछ करने का है, आपने सोच लिया है कि ये मुझे करना है, तो फिर करना ही है। फिर उसमें फिर इफ एंड बट नहीं कि नहीं अब छोड़ देते हैं, अच्छा अब मेंस नहीं हो रहा, अब फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब करना है तो करना ही है। इस बार नहीं होगा तो अगली बार नहीं होगा, अगली बार होगा। 2020 में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। 2020 में मुझे लगा, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो लगा इस बार मैं फाइनल कर दूंगा। अच्छा। नहीं हुआ। फिर मुझे लगा जब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो आगे भी पहुँच सकता हूँ, क्योंकि कुछ ही मार्क्स का डिफरेंस था। 21 में मुझे बहुत ज़्यादा आशा थी, 2021 में इस बार तो फाइनल हो ही जाएगा। तो 21 में आसान रूप परिणाम नहीं रहा। हालांकि 22 में मैंने आशा नहीं की थी कि मेरा परिणाम इतना अच्छा रहेगा। हालांकि क्योंकि मैं 2 परिणाम निगेटिव होने से मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि लगता है मतलब इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा। हालांकि मैंने 22 में अपनी क्षमता के अनुसार पूरा दिया जितना मैं दे सकता था, और परिणाम आपके सामने। आपने प्रीवियस ईयर का बात किया था जी, क्या प्रीवियस ईयर से आपका बहुत कमांड रहा उस पे, तो कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक? प्रीवियस ईयर का योगदान चूँकि मेरी सफलता में सर तो मुझे लगता है कि करीब 80% का योगदान रहा होगा। जी,
कितने जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस में प्रीवियस ईयर सर स्टेट पीसीएस एग्जाम में करीब 60 से 60% क्वेश्चन तो करीब प्रीवियस ईयर से आ जी जाते आ ही जाते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए, हैं? आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप मिला के अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो आपके 60 से 70% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व किए जा मतलब सकते हैं। उतने टॉपिक कवर कर लें तो लगभग जी, वही से बिल्कुल। इर्द गिर्द रहता है। जी बिल्कुल। तो ये एक चीज हो गया। प्रीलिम्स के लिए आपकी खास क्या रणनीति रही? प्रीलिम्स के लिए सर सबसे ज़्यादा मेरी खास मैं विशेषकर 2 बातों पे ध्यान रखता था। हम्म, पहला तो मैं पीवाईक्यू को लगाता था कम मिनिमम 2 बार, प्रीलिम्स के पहले 2 बार एक बार अच्छे से देखता था, हम्म, और सेकंड करंट अफेयर देख लेता था, स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर प्लस जो जनरल करंट अफेयर है हम्म, वो देख लेता था। और मॉक वगैरह मैंने विशेष कर दिया नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू अगर क्वेश्चन आप हल करते हैं तो अपने आप में वो ओरिजिनल मॉक ही है, आपको किसी विशेष कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बहुत आवश्यकता नहीं है। आपने इंटरव्यू में मॉक दिया ही नहीं कहीं पे? जी मैंने इंटरव्यू में मॉक कहीं नहीं दिया। तो आसपास के बाकी जो दोस्त होंगे आपके, जो मेंस साथ आप लोग लिख रहे होंगे, बाकी लोगों का मेंस क्वालिफाई हुआ होगा, जी तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाता है आजकल तो, जी बिल्कुल। जितने लोग इंटरव्यू दे रहे होते जी हैं एकदम और बिल्कुल, सभी कहीं न कहीं मॉक दे रहे होते हैं, एकदम 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 है ना? और 8-10 कोचिंग में जाके देते हैं। जी एकदम। तो वो सामाजिक दबाव नहीं है आपका पीयर ग्रुप्स का कि यार मैं 5 जगह मॉक दे चुका हूँ, तुम भी चलो 1-2 कोचिंग में दे दो मॉक? जी जी बिल्कुल आया। ये जो आपने कहा ये मेरा प्रथम प्रयास में, जो कि 2020 में जब मेरा पहला इंटरव्यू था तब मुझे लगा था, तो मैंने एक जगह ऐसा कोशिश की थी, किंतु उससे मैंने एनालिसिस किया कि अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, आपकी कमियां आपको नहीं पता चल पा रही हैं, तो आप दीजिए। हाँ मैंने मॉक जरूर नहीं दिया, लेकिन इसके लिए मैंने अपने जो मेरे बड़े भाई थे वो चूँकि इस क्षेत्र में रहे हैं थोड़ा, तो उन्होंने वो मुझे बहुत गाइड किए इंटरव्यू के परसेप्शन से। कहीं न कहीं आपको पता चल गया कि आपके अंदर कमियां कहाँ हैं, जी सुधार की गुंजाइश क्या है, तो आपने मॉक्स में समय ना बर्बाद करते हुए खुद पे काम करना ज़्यादा जरूरी जी समझा। मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने सर विशेषकर अपने बायोडाटा में और अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस किया। डेफ से इंटरव्यू में पूछा जाता है काफ़ी? जी सर पीसीएस में तो डेफ नहीं रहता अच्छा। इंटरव्यू के सामने। अच्छा अच्छा। हाँ हालांकि फिर भी मैंने अपना बायोडाटा, अपनी बेसिक पृष्ठभूमि, एजुकेशन और अपनी पुरानी जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छा। बेहतर से उन क्वेश्चन को तैयार किया। और उसके बाद ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट के विषय में भी पूछते हैं? जी पूछते हैं जरूर, आपसे क्योंकि हुआ था? जी हुआ है, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है। अच्छा। तो एक बार मुझे 2020 के इंटरव्यू मुझे ध्यान है कि मुझसे पूछा गया कि आयोग की बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे तो हालांकि मैंने अच्छा। जॉब पूरी तरह नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने उसको हैंडल किया अच्छे से। क्या और जवाब दिया था आपने? मैंने तो यही जवाब दिया कि सर एक तो ये बिजनेस एंटिटी नहीं है, तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनेगा बैलेंस शीट, हालांकि इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो वो मुझसे इतने में काफ़ी हद तक संतुष्ट थे। दूसरी बात है, बैंक में आप जॉब कर ही रहे थे, जी बिल्कुल, है ना, कि यही थे, तो आपको पूरी व्यवहारिक ज्ञान हो गया था बैलेंस शीट का। जी लगभग कह सकते हैं आप। इस बार जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उस दिन, इस बार तो क्या हुआ कि रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले से चर्चा चल रहा था, आजकल चल रहा था, काफ़ी आयोग ने छुड़ाया है। तो जब रिजल्ट आया जिस दिन, उस दिन क्या कर रहे थे उस वक्त, कैसे जानकारी मिली आपको? रिजल्ट आने के एक दिन पहले ही असल में लगभग ये हो जाता है न्यूज हाँ, कि लगभग रिजल्ट आने वाला आने है। वाला है। तो एक दिन पहले ही हो गया था कि कल रिजल्ट आने वाला है। तो उस दिन तो ठीक था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट दिन था कि आज ही रिजल्ट आएगा, तो दोपहर पढ़ाई तो नहीं हो रही थी, एकदम पढ़ाई तो एकदम बंद थी। ये हो गया था कि पहले रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद निगेटिव आएगा तब भी ठीक है पढ़ना है, पॉजिटिव आएगा तब फिर देखेंगे आगे। फिर शाम को रिजल्ट आया और मुझे तो लगा कि जैसे 2 बार नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होना है, लेकिन फाइनली इस बार सब चीज़ें अच्छी थी, पॉजिटिव थी। और संयोग कह सकते हैं, सफलता तो मात्र एक संयोग ही है, कि सभी संयोग अच्छे रहें और मेरा हो गया चयन। रैंक भी अच्छा खासा है, आप डीएसपी पद पर चयनित हुए। जी तो जी, इस पद का आपको उम्मीद था? ये था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 2 बार चूँकि सेलेक्ट नहीं हुआ, तो अंदर से कहीं ना कहीं डर था कि मैं बाहर भी हो सकता हूँ। इसलिए मुझे मन को अपने अंदर समझाना पड़ा कि इनकेस 2/3 बच्चे बाहर होते हैं इंटरव्यू से, तो उन 2/3 में मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 बार बाहर हो चुका हूँ। 1/3 बच्चे ही सफल होंगे। इसलिए मैं दोनों चीज़ों को दिमाग में हमेशा बैठा के रखता हूँ कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा तो मेरा दूसरा एग्जाम लगाया हुआ है और मैं तुरंत उसकी तैयारी शुरू कर दूंगा। मेंटली प्रिपेयर हो गए थे आप? बिल्कुल एकदम, मेहनत अपनी तरफ से पूरा कर रहे थे और उम्मीद जो है कम पाल रखे थे। एकदम। ये बहुत अच्छी बात है।
आप बैंक में जॉब कर लिए थे, सिलेक्ट हो गए। हमारे समाज में अमूमन होता क्या है कि जैसे ही लड़का सिलेक्ट होता है और सरकारी नौकरी लगा, उसके बाद रिश्तेदार शुरू हो जाते हैं कि इसका हाथ पीला करवाओ। जी ठीक है। बिल्कुल। तो शादी का दबाव कितना रहा था घर से? शादी का दबाव तो बहुत ही रहा, चूँकि जैसा कि आप बताएं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि तो और ही रहता है कि जैसे अगर नौकरी लगी, बच्चा सेटल हुआ कि बस अब फैमिली पारिवारिक रूप से भी सेटल हो जाए। लोग मान लेते हैं कि अब इसकी एकदम। इच्छा तो होगी ही। उसमें 2-3 कारण कह सकते हैं कि एक तो मेरा जॉब बहुत जल्दी 2014 में करीब 21 वर्ष का था, तभी मेरी जॉब लग गई थी। अच्छा। तो मेरे पास एक आगे का काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म सोचने का था कि मुझे आगे और भी कुछ करना है। एज भी थी और स्टार्टिंग में कोई बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं था, हालांकि शादी के लिए प्रेशर आया, लेकिन मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया और घर वालों को उसके लिए कन्विंस करने में कामयाब रहा कि अभी मुझे कुछ और करना है और इससे भी अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो कुछ समय के लिए इसके लिए वो जो आप कह रहे हैं ना अच्छे से हैंडल किया, जी। दरअसल बहुत लोग यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पीसीएस में होता क्या है, इसकी प्रिपरेशन करते हुए लोगों की उम्र काफी बढ़ जाती है। जी जी। और इतना ज्यादा दबाव आता है कि वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं बहुत सारे। जी तो बिल्कुल। कैसे किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो आपको आपसे घर वाले से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हाँ। घर वाले आप पे ट्रस्ट करें तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि घर वाले आपको ट्रस्ट करें। तो चूंकि मैंने जॉब इतनी जल्दी ले ली थी, तो एक जिम्मेदार पर्सन की तरह और एक ट्रस्ट के मामले में भी मैं ये था कि अगर ये कुछ डिसीजन लेना चाहता है तो इसको थोड़ा सा इतनी स्वायत्तता दी जा सकती है, कम से कम इस मामले में। और एक उनको कॉन्फिडेंस था और मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि आगे मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो घर वाले कन्विंस हो गए थोड़ा कि चलो ठीक है, समय दे देते जी हैं, जी इसको कर लेने देते हैं। जी जी। होता क्या है, इस उम्र में भटकाव काफ़ी होता है। एक सिविल सर्विसेज का एक तो लंबा सफ़र रहता है, और निश्चित तौर पे जितने भी सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूँ, उससे एक अलग दायरा इसका हो जाता है। थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ाई करना पड़ता है, सिलेबस वास्ट है, ये सब चीज़ें। तो भटकाव की समस्या जो है आजकल परिवार से भी, रिलेशनशिप को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के रहता है। आप में क्या रहा, और रहा तो कैसे बचे? भटकाव देखिए, तो उससे बचा तो नहीं जा सकता हालांकि पूरी तरह, लेकिन यह है कि भटकाव को कम जरूर और नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया में मेरा भटकाव काफ़ी रहा, खासकर तैयारी के प्रारंभिक 2 से 3 वर्ष में। अच्छा। इधर मैंने लास्ट के 2 वर्षों में मैंने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, और फिलहाल सिलेक्शन के बाद तो फिर से बढ़ ही गया है। और सोशल मीडिया को मैंने जैसे कुछ समय के लिए अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर देना। अच्छा। या मैंने कुछ समय के लिए इनकमिंग कॉल भी मैंने बैठ की, ताकि मतलब एग्ज़ाम में और मेंस के टाइम पे या प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम हो, और मेन सोशल मीडिया से दूरी बनाई, और फ़ोन दूर रखने के कारण ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स कम हो पाए और बाहरी चीज़ों से थोड़ा कम पता चले, जिससे दिमाग में निगेटिव रिएक्शन थोड़ा सा कम रहे। तो व्हाट्सएप जो डिलीट कर देते थे, कभी मन में नहीं लगता था कि किन्हीं का आया होगा मैसेज? नहीं, मैं कुछ दिनों में मैं जब आप काफ़ी लंबे समय तक व्हाट्सएप डिलीट कर देते हैं, तो एक समय बाद हर व्यक्ति ये सोचने लगता होगा कि इसका व्यक्ति का व्हाट्सएप डिलीट ही होगा। तो कि मैं 1-2 महीने में एक बार चेक कर लेता था कि मतलब इन केस किसी की मैसेज या कॉल आई है। और टेलीग्राम भी यूज करता था और फेसबुक भी यूज, मतलब ऑलरेडी मैं सब लगभग सोशल नेटवर्किंग साइट में अवेलेबल था। पवन, इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो भी लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं, टॉपर्स को देखते हैं, सुनते हैं, उनका एक दिलचस्पी होता है कि ये कितने घंटे की पढ़ाई करते होंगे। तो आपका क्या था दिनचर्या, वो बताइए। दिनचर्या असल में मैंने घंटे का कोई ऐसा सीन नहीं था कि 12 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं। कभी कभी तो ऐसा जाता था कि इस दिन कोई पढ़ाई नहीं की, हालांकि मैं कोशिश करता कि ऐसा कम ही हो। मैंने अपने दिनचर्या को करीब 3 ब्लॉक में बांट रखा था कि मतलब मॉर्निंग में 7 से 8 बजे से करीब 11 बजे तक 3 से 4 घंटे का मॉर्निंग में पढ़ लेना है, और फिर दोपहर में 2-3 बजे से 5-6 बजे तक, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ 1-2 घंटे भी टाइम करना है, उसके बाद शाम को 2 से 3 घंटे। तो ऑलमोस्ट बहुत रेस्ट और पढ़ाई ऐसे करते करते करीब 7-8 घंटे तक तो अमूमन हो ही जाती थी। हालांकि एग्ज़ाम टाइम में करीब 1 महीने पहले ये 10 घंटे 11 घंटे भी हो जाती है। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहा कि 10 घंटे ही मुझे बैठना ही बैठना है। हालांकि जितनी देर तक मन लगा पढ़े और फिर अपना बाकी काम। ये एग्ज़ाम जो है आंसर राइटिंग का है, जैसा कि आपने कहा भी कि दूसरे प्रयास में आपका मेंस नहीं निकला था। तो आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, कोई शुरुआती कैंडिडेट हो तो वो कैसे शुरुआत करे आंसर राइटिंग करना? देखिए, मैं देखा हूँ ज़्यादातर जो नए बच्चे होते हैं उनको समस्या ये आती है कि आंसर राइटिंग एक बार में बहुत बेहतरीन कैसे लिख दिया जाए।
हर बच्चा कोशिश करता है कि मैं सबसे बेस्ट आंसर पहली बार में ही लिखना चाहता हूँ। तो वो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा पहला स्टेप है कि वो आंसर लिखना शुरू करे। अच्छा लिखे, ख़राब लिखे, इस चीज़ की चिंता किए बगैर, कंटेंट का चिंता किए बगैर पहली बार कलम उठाए, पेपर उठाए और लिखना शुरू करे। जब वो 10-20 आंसर खुद से लिखेगा तो खुद एग्जामिन कर पाएगा कि 20-30 आंसर के बाद वो थोड़ा थोड़ा उसका एक भाषा का प्रवाह, नहीं कंटेंट अच्छा होगा, कम से कम आपका भाषा का प्रवाह बनेगा। एक बार भाषा का प्रवाह बनेगा, जब शब्द उसमें जुड़ जाएंगे तो शब्द और भाषा का जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो एक बेहतर आंसर धीरे धीरे आने लगता है। और जैसे जैसे तैयारी के क्रम में आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा, आपका मटेरियल बढ़ता जाएगा, भाषा के साथ साथ आंसर में एक सुगठता और एक प्रभावी आंसर आने लगता है। तो स्टार्ट कर दें, भले आप एक आंसर से करें। जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में शुरुआत में तैयारी के प्रारंभिक दिनों में एक आंसर देते हैं, तो आप एक आंसर लिख सकते हैं। और शुरुआत से सबसे पहले यही कि आप आंसर लिखना स्टार्ट करें। इसकी और सेकंड मैं कहूँगा कि जब भी आप आंसर लिखने का प्रयास करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएं, जिस टॉपिक को लिखना है उस टॉपिक को एक बार अच्छे से थॉरली पूरा पढ़ लें। पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करें, फिर आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो या आपने किसी सीनियर से उसको एक बार दिखवा सकते हैं। कुल मिला के स्टार्ट करना सबसे बेहद अहम मुद्दा है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप बार बार स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं सबसे, आप सबसे पूरा एकदम एग्जैक्ट आंसर की विशेषताएं पूछ रहे हैं या बेस्ट आंसर की, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लिखना स्टार्ट करें और अपने आप चीज़ें आपकी बनती चली जाएंगी। वो कहते हैं ना, एक फिलोसफर एक वर्तुलाकार, जैसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वर्तुलाकार की तरह एकदम होगा कि आप धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे अगर आप लिख रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि पढ़ना पढ़ते पढ़ते आता है और लिखना लिखते लिखते आता है। जी बिल्कुल, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं से। पवन जी, है क्या इस सिविल सर्विसेज की दुनिया में एक चीज़ की बहुत चर्चा है, हवा है दरअसल कहूँ तो, वो है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की भूमिका लगातार बढ़ते जा रही है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी कहें तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं। आपका क्या अप्रोच रहा था? सर लगभग कहें तो जैसा सब बच्चों का रहता है, जो भी बच्चे रहते हैं, तो मेरा भी वैसे ही रहा है। हाँ, मैं कुछ 2-3 चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैंने कोई न्यूज़पेपर रेगुलर तो मैंने नहीं पढ़ा, हालांकि पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ने से एक व्यक्ति का करंट अपडेट से रेगुलर की जानकारी बनी रहती है। और जब आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं या एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको रिवाइज करते हैं तो चीज़ें आपको कनेक्ट होती हैं, अच्छे प्रभावी रूप से कनेक्ट होती हैं। और चीज़ें आप जब गेस वर्क करते हैं एग्जाम में तो गेस वर्क आपके अच्छे काम करते हैं न्यूज़पेपर। हालांकि ये मेरी कमजोरी कही है या लापरवाही कही है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। और न्यूज़पेपर मैंने कब पढ़ा, जब मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आई कि ये हुआ कि चलो पढ़ना चाहिए। हाँ, मैंने उसके पूरक के रूप में मैं मैगजीन वगैरह पढ़ता था। जैसे यूपी स्टेट का एग्ज़ाम में मैं फोकस रहा हूँ प्रारंभिक रूप से, तो मैंने जो यूपी स्टेट के लिए जो डेडिकेटेड रही हैं संस्थाओं की किताबें, वही मैंने पढ़ी हैं विशेषकर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यूपीएससी और यूपी पीसीएस या बाकी राज्य के भी बीपीएससी वगैरह साथ में करते हैं। आपका भी ये था क्या? हाँ, मेरा तो केवल यूपी पीसीएस रहा फोकस, और कोई स्टेट नहीं रहा पूरी तरह। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट करे यूपीएससी और यूपी पीसीएस साथ करें, जैसे एक मित्र से मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे कि उनके पिताजी कहते हैं कि यूपीएससी तो कर ही रहे हो तैयारी, अभी यूपीएससी नहीं निकल रहा है तो यूपी या बिहार में फॉर्म भर दो, वहाँ तो निकल ही जाएगा जब यूपीएससी की पढ़ाई की हो। तो कितना अलग है ये दोनों? देखिए, सिलेबस तो सेम ही है लगभग। हालांकि उसके नेचर, जो क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो काफ़ी हद तक अंतर है उसमें। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, या यूपीएससी कर लें, क्योंकि यूपीएससी के चांस और समय भी सीमा निर्धारित है जो कि स्टेट पीसीएस से कम है। तो अगर आप में है, मेन कॉन्फिडेंस का है, अगर आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस है यूपीएससी के प्रति, तो सबसे पहले उसी के प्रति आप अपना झुकाव रखें। और जब आपको लगे कि हाँ मैं अब तैयार हूँ स्टेट के लिए, तो अब मुझे स्टेट देना चाहिए, तब आप स्टेट दें। बाकी मेरे पर्सनल स्ट्रेटजी यही रही कि मैं केवल यूपी पे ही फोकस रहा हूँ मुख्य रूप से। इंटरव्यू जो है इसका एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो जाता है। जी। और इंटरव्यू में जैसे प्रीलिम्स में आप जो लिखते हैं, जो मार्क्स लगाते हैं, ठीक वो क्वेश्चन जाता है। मेंस में भी आप नहीं परीक्षक का सामना कर रहे होते हैं, आपकी कॉपी कर रही होती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन इंटरव्यू जो है पहली बार आप परीक्षक के सामने बैठे होते हैं। जी जी। तो यह कितनी इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, कैसे और कब से शुरुआत कर देनी चाहिए इसकी तैयारी? देखिए इंटरव्यू के लिए कोई विशेष तैयारी का कोई मानक नहीं है।
इंटरव्यू तो आप जो हैं वो वही निकलेगा इंटरव्यूअर के सामने। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फैक्ट आपकी जानकारी तो पहले क्लियर ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी जानकारी क्लियर होगी तब आप उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, आप उसमें हिचकिचाहट नहीं रहेगी। दूसरी बात, अगर आप कभी पब्लिक स्पीकिंग में नहीं रहे हैं या आप उसका पब्लिक इंस्ट्रक्शन नहीं रहा है तो आपकी बातों में हिचकिचाहट रहेगी थोड़ा। ये समस्या मुझे भी शुरुआत में हुई है, लेकिन पहली बार थोड़ा ज़्यादा हुई थी, उसके बाद से फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं नहीं मैं बोल सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और चूँकि सब्जेक्ट के बारे में आपकी जानकारी ठीक कर लीजिए, अपना बायोडाटा डेफ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे हिचकिचाहट है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो किसी 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप मॉक दे सकते हैं अब। ताकि उससे और आपका बेहतर जी जी हो जी जाए, धार तेज हो जाए। जी बिल्कुल एकदम। मुखर्जी नगर में जब आप आए थे तो अखिल सर से पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी? चूँकि मैंने जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो जो पहला उनका ओरिएंटेशन लेक्चर था वो अखिल मूर्ति सर का ही था, और पहली क्लास जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टार्ट हुई वो भी अखिल सर की ही थी। और उसके बाद क्लास में वही मतलब पहला जीएस का जो पहला एक सब्जेक्ट था Segment पूरा। अपना, वो पूरा अखिल सर के ही क्लास में ही था सर पहला। फिर उसके बाद कैसे कैसे आपकी पढ़ाई बढ़ती चली गई और कैसे जैसे संस्कृति है इसके बाकी शिक्षकों के साथ कैसा आपका बॉन्ड बनता चला गया? चूँकि रितेश सर ने हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास लिए, और विशेषकर कुमार गौरव सर उन्होंने ज्योग्राफी, राजेश मिश्र सर से मैंने पॉलिटी की क्लास ली। तो क्लास मैंने अच्छे से ली बेसिक, और जो क्लास टेस्ट होते थे बीच में उनको भी अच्छे से मैंने लिया। मेरा क्या हुआ कि जो मैंने सेगमेंट में पढ़ाई की वो बहुत सही से की। तो जब मैं कोचिंग के बाद जब मैं इसको सेल्फ स्टडी में आया तो चीज़ों को अच्छे से जोड़ पाया। तो जब मैंने चीज़ों को अच्छे से जोड़ा और सेल्फ स्टडी की तो उसका एग्रीगेशन हुआ, मतलब जो सेपरेट चीज़ें थी वो चीज़ें तो मुझे एग्ज़ाम में हेल्प की बाद में, क्योंकि जो बिखरी हुई पढ़ाई थी वो सेल्फ स्टडी से वो मेरी एक जुड़ गई इस वजह से। मुखर्जी नगर में एक लंबा समय बिताए हैं आप, जी जी तकरीबन 5 साल तो हो ही गया यहाँ बिताते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी खूबसूरत याद लेकर के आप यहाँ से जी जी जा भी रहे हैं। बिल्कुल। अब तो कुछ ही दिन बाद ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, जी जी कितने दिन और रहना है मुखर्जी नगर में? लगभग 2 महीने मैक्सिमम। तो पहले जब मुखर्जी नगर में आए थे तो शुरुआत में अजनबी की तरह घूमते होंगे, बिल्कुल। बीच में थोड़ा जान पहचान हुआ होगा, यार दोस्त बने होंगे, और अब सिलेक्शन ले चुके हैं। सिलेक्शन लिए हो करीब 1 महीना रिजल्ट आए हुए हो गया होगा। जी हाँ, लगभग 2 महीने हो रहे हैं तो लगभग। अब जब निकलते हैं कभी घूमने के लिए, जी। अब सिलेक्टेड हैं, तो कैसा फील होता है? अब स्वाभाविक है, बहुत ही अच्छा फील होता है, और लोगों का परसेप्शन भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, और थोड़ा सा खुद के अंदर एक इंटरनली फील अच्छा आता है, एक पॉजिटिवनेस फील होती है कि अच्छा हम जो डिसीजन लेके मतलब घर से आए थे, मैंने उस डिसीजन को लगभग सही कर दिया। और एक 5 साल से एक बोझ था मन में कि मतलब मैंने बैंक में नौकरी छोड़ दी, और बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते थे कि क्या हुआ, मतलब चूँकि मैंने वहाँ बता दिया था सबको कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, और तो लोगों को एक आशा भी हो गई थी कि अब क्या कर रहा है, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, प्रीलिम्स हुआ कि नहीं हुआ, मेंस हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा इंटरव्यू में नहीं हुआ आपका फाइनल। तो ऐसा कुछ चीज़ें निगेटिव भी रहती थी। तो फाइनली रिजल्ट आया और सबका परसेप्शन चेंज हुआ, और सभी ने कहा कि जिन्होंने नहीं भी कहा था कि अच्छा डिसीजन, उन्होंने भी कहा फाइनली कि आपने सही डिसीजन लिया था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा और सेटिस्फाई की कि चलो कम से कम सबका एक एटीट्यूड मेरे प्रति बदल गया। एटीट्यूड बदलना मतलब इसे कहते हैं, मतलब क्या है ये मुझे समझ में आया, मतलब सही बात है। जी। हिंदी मीडियम को लेकर के बहुत बातें की जाती है, आप तो हिंदी मीडियम से रहे हैं। जी जी। आपको वाकई लगता है भाषा कोई बाध्यता रही है? देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि कंटेंट का एक प्रेजेंटेशन का है, जो एक हिंदी का प्रेजेंटेशन है और इंग्लिश के प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। हिंदी में उतना ज़्यादा भाषा की में पकड़ तो विशेषकर मेरी नहीं रही, क्योंकि जनरल आंसर मुझे लगता था कि हाँ मैं ये जनरल आंसर लिख रहा हूँ हिंदी के कंटेंट में। वही जब मैं इंग्लिश के कंटेंट में सेम लगता था कि हाँ नहीं इसका आंसर बहुत एक उच्चतम लगता है, दर्जे का है, एक ऐसा मुझे फील होता था। हालांकि मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को कम करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने सब्जेक्ट पे कंटेंट पे अच्छे से पकड़ बनाई, और जो उसकी जो कमियां थी उसको मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया। पूरी तरह तो नहीं कम कर पाया, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को कम किया एकदम। मतलब अगर सही से प्रयास किया जाए तो भाषा बाधक नहीं, भाषा बाधक उतनी नहीं है, ना के बराबर, मतलब रहेगा जो रहेगा भी तो ना के बराबर रहेगा। जी। अब जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है कि कल आप मेडिकल के लिए
जाने वाले भी हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि अभी मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ तो ये बार बार बता भी रहे थे कि इनकी ट्रेन है और ये ऑलरेडी जाने वाले हैं, मेडिकल होने वाला है। जी तो बहुत समय आपका हम लेंगे नहीं, बिल्कुल। बस आखिरी में ये बता दीजिए, क्योंकि अब यहाँ से जो आपका सफ़र शुरू होगा, मुखर्जी नगर का मान के चलते हैं कि सफ़र अंत होने वाला है आपका। आप कल मेडिकल के लिए जा रहे हैं, फिर ट्रेनिंग में चले जाएंगे। ये ट्रेनिंग कहाँ होती है? जी डीएसपी लोगों की? मुरादाबाद। मुरादाबाद में होती है। तो मुखर्जी नगर को कितना मिस करने वाले हैं आप? मुखर्जी नगर को तो कुछ बता ही नहीं सकते, खैर बहुत ही मिस करेंगे, स्पेशली आपको भी, क्योंकि आप तो हमारे बैचमेट रहे हैं, सही बात। इस चीज़ को आप अच्छे से जान ही रहे हैं। और फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, कुल मिला के जो पूरा इकोसिस्टम जो हमने डेवलप किया 5 साल में, सही बात है। इसको बहुत ही मिस करने वाले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैंने बहुत लोग को देखा जो सेलेक्टेड बच्चे थे, जो कुछ समय बाद मुखर्जी नगर आते थे। मैं सोचता था कि इनको कैसा फील होता होगा सिलेक्शन होने के बाद यहाँ रहना या सही बात आना। है, सही। तो थोड़ा बहुत उन चीज़ों को मैं फील कर पा रहा हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं ये तो गूंगे का गुड़ हो गया, सही बात। कि मतलब फील कर सकते हैं हाँ, लेकिन बता नहीं सकते। बता नहीं सकते। बस ये वही ऐसी सिचुएशन मेरी है। देखिए कोई नहीं, आप जैसे हजारों कैंडिडेट का मुखर्जी नगर दूसरा घर हो जाता है, एक समाज बन जाता है। वो कहीं भी रहें, लेकिन एक बार रहता है कि अगर दिल्ली जाएं तो मुखर्जी नगर के उन गलियों में ज़रूर घूमें जहां हमारा बेशकीमती वक्त गुजरा हो। मेरे तरफ से सभी प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन आप आने वाले कैंडिडेट के लिए, आने वाले छात्र छात्राओं के लिए आप कुछ ज़रूरी संदेश देना चाहें, अपने तर्कस से कुछ बेशकीमती बान निकालना चाहें तो ज़रूर बताएं। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, खासकर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस समय मुखर्जी नगर में। हो सकता है सबके लिए वो लागू ना हो, लेकिन मैंने देखा यहाँ बच्चे 12th के बाद ही आ जा रहे हैं, वो अपना ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं उनको एक मैसेज दूंगा, विशेषकर उनके गार्जियंस जो उनके पेरेंट्स हैं, वो रील देख कर कृपया बच्चों को यहाँ भेजे ना। कम से कम उनको एक ग्रेजुएशन के एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन कराकर एक बढ़िया से उनका शिक्षा का मतलब उनको मार्गदर्शन करने का और उनको एक नया एक्सप्लोरेशन का अवसर प्रदान करें। कम से कम व्यक्ति कुछ अपने समाज और आसपास के बारे में सीखे। तुरंत ही तैयारी में आने से उस व्यक्ति की उतनी तैयारी भी उतनी पूरी हो नहीं पाती है। व्यक्ति को लगता है कि मैं तुरंत ही सिविल सेवक बन जाऊंगा 20-21 साल में, और इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें वो खो देता है जो कि बहुत ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन में साथ में बच्चों के साथ, टीचर के साथ, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखते हैं वो ग्रेजुएशन में ही मिलती हैं। उस चीज़ को व्यक्ति यहाँ मिस करता है और वो व्यक्ति पे दबाव बनने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि मैं 6 साल से हूँ यहाँ, मैं 8 साल से हूँ। जब व्यक्ति ग्रेजुएशन करके आता है तो एक लगभग माना जाता है कि कुछ हद तक परिपक्व हो चुका है, चीज़ों को पढ़ चुका है, समाज को देख चुका है। तो बस सबसे मेरा महत्वपूर्ण संदेश यही है कि कृपया अच्छे से ग्रेजुएशन करें, बढ़िया से 3 साल, और उसी समय आप डिसीजन लें। आप अगर आपके पास समय बचता है तो धीरे धीरे तैयारी शुरू कर सकते हैं, हालांकि पूरी तरह स्किप करके ग्रेजुएशन को कृपया तैयारी ना शुरू करें। मेरा यह संदेश है। मतलब परिपक्व बने। यह एग्जाम जो है नॉलेज के साथ आपके अनुभव और परिपक्वता को भी ढूंढता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बने। पवन जी, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।